डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएस के विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं की बीबीडी गाइड सोशल साइंस के हिस्ट्री यानी इतिहास के चैप्टर नंबर 2 समाजवाद और साम्यवाद। आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले आप लोग को चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के हम 2 वीडियो दे चुके हैं। अगर वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो वो दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग को इस पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 का समाजवाद और साम्यवाद जो है आप लोग को 2 देख लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें। तो आप लोग देखिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो में मज़ा आने वाला है, बिल्कुल मज़ा आएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। चलिए, आप लोग को ये कहिए कि मेरे लिए और आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आज आप लोग का 16 अक्टूबर यानी हमारा जन्मदिन है। ठीक है, हमारा जन्मदिन के उपलक्ष्य पे आप लोग को एक तरह से कहिए कि ये वीडियो आप लोग के लिए मिल रहा है। चलिए ठीक है, चलिए आप लोगों को हम शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे देखिए आप लोग, समाजवाद और साम्यवाद। तो यहाँ पे आप लोग को चित्र के माध्यम से देखने के लिए भी मिलेगा और सुनने के लिए भी मिलेगा। तो चलिए, पहला प्रश्न जो है आप लोग को, रूस की बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, रूस की बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोगों को बोल्शेविक क्रांति के जो नेतृत्व था वो लेनिन किए थे। कौन किए थे? लेनिन किए थे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, लेनिन का कुछ कहना है, बंदूक वाला एक शख्स बंदूक ना रखने वाले 100 शख्स को काबू कर सकता है। तो हालांकि ये पावर होता है, ये असली पावर होता है हथियार में। खैर, उस समय तो इंसान भी एक जानवर की तरह था, लड़ाइयाँ लड़ रहा था, लेकिन हम लोग को लड़ाइयाँ नहीं लड़नी है, ठीक ना। हम लोग को इंसान बन के रहना है, शैतान नहीं बनना है, ठीक ना। यहाँ पे इनका कहना है लेनिन का कि बंदूक रखने वाला एक शख्स 100 को, बंदूक नहीं रखने वाले 100 को, मतलब लोगों को काबू कर लेगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए आप लोग, रूस के क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन का जन्म साल 1870 में 22 अप्रैल को हुआ था। 22 अप्रैल 1870 को हुआ था। चलिए, यहाँ पे देखिए आप लोग, कम्युनिस्ट क्रांतिकारी ये थे। ये क्या थे? कम्युनिस्ट क्रांतिकारी थे। वे यूनाइटेड सोवियत संघ सोशलिस्ट रिपब्लिक माने यूएसएसआर के पहले प्रमुख थे। अच्छा, उन्हें कई लोग इतिहास के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक मानते हैं। ये महान क्रांतिकारी में से एक थे, यही आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 54 साल की उम्र में स्ट्रोक की वजह से इनका निधन हुआ था। किसकी वजह से? स्ट्रोक माने अटैक की वजह से। यहाँ पे देखिए, राजनीति के केंद्र में रहते हुए इन्होंने कई किताबें लिखी जो बेहद प्रचलित भी है। इनके द्वारा कई किताब भी लिखा गया है, प्रचलित भी है। यहाँ पे देखिए आप लोग, साल 1970 में कम्युनिस्ट ने अगर रूस पर कब्जा किया, उसके पीछे लेनिन का ही हाथ है। मतलब देखिए, साल 1970 में कम्युनिस्ट क्या किया? रूस पे कब्जा कर लिया। तो रूस पे कब्जा कराने वाले मेन इनका ही हाथ था, लेनिन का हाथ था। ठीक, आप लोग को जो भी इस फोटो में आप लोग को जानकारी था वो हम लोग जान गए। हालांकि चलिए बता दीजिए आप लोग, जो रूस की बोल्शेविक क्रांति था, हालांकि रूस की ये दूसरी क्रांति थी। यहाँ पे आप लोगों को 1917 की क्रांति थी, वो दूसरी क्रांति आप लोग को अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती थी। ये उसमें बोल्शेविक दल के नेता मतलब थे, या बोल्शेविक दल के लोग थे, तो इसलिए इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। इसके जो मतलब नेतृत्व थे या मेन जो थे, रोल निभा रहे थे मेन का, या इनके नेतृत्व में तो लेनिन थे। लेनिन के नेतृत्व में ही आप लोग ये मतलब क्रांति हुआ था। चलिए, तो यहाँ पे देख लेंगे कि पहला का जो आंसर हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए, दूसरा देखिए, यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन है, खैर लेनिन के बारे में कुछ जानकारी है। लेनिन के बारे में जानकारी क्या है? लेनिन के बारे में मान लीजिए उतना जानकारी जान लिए, और भी कुछ जानकारी जान लीजिए। जैसे हम देखिए बताते हैं आप लोग क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ में कुछ ऐसा ही बात बता देते हैं ताकि आप लोगों को एग्जाम में कहीं से कोई दिक्कत ना हो। मतलब उनके रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है संपूर्ण जानकारी देते हैं। इसलिए बोलते हैं मेरे चैनल पे बने रहिए, एक भी वीडियो मिस करिए। आप लोग एक भी वीडियो मिस कीजिएगा तो आपका नुकसान होगा। कि देखिए यहाँ पे लेनिन, यहाँ पे गलती से लेनिन लिखा गया है ना, लेनिन होगा निन। लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलिच इलियानो था। देखिए, लेनिन का पूरा नाम क्या था? व्लादिमीर इलिच इलियानो था। ठीक, परंतु आमतौर पे वह व्लादिमीर यानोविच लेनिन, ठीक है। यहाँ पे देखिए सही है, लेनिन मतलब वीआई लेनिन। वीआई लेनिन कहने का मतलब ये था कि व्लादिमीर यानोविच लेनिन, ठीक है, के नाम से विख्यात है। ये देखिए, मतलब इनका मतलब नाम जो था व्लादिमीर इलिच इलियानो था, व्लादिमीर इलिच इलियानो था, लेकिन ये प्रमुख या प्रसिद्ध किस नाम से थे? तो व्लादिमीर यानोविच लेनिन। देखिए, इनका नाम जो था आप लोग को, लेनिन का पूरा नाम, लेनिन का नाम था आप लोगों को
व्लादिमीर इलिच इलियानो, व्लादिमीर इलिच इलियानो था, लेकिन ये प्रसिद्ध हुए व्लादिमीर यानोविच लेनिन के नाम से, मतलब VI लेनिन के नाम से विख्यात हुए। इनका जन्म 22 अप्रैल 1870 को हुआ था, याद रखिएगा 22 अप्रैल 1870 को वोल्गा नदी किनारे, कौन सी नदी किनारे, वोल्गा नदी किनारे स्थित सिम्ब्रस्क नामक गांव में हुआ था, सिम्ब्रस्क नामक गांव में हुआ था। अच्छा, लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति मतलब न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, इसको शॉर्टकट में लिखा था NEP, नेप, NEP नेप मतलब न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी। यहाँ पे आप लोग नेप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी है, लागू की थी। तो ये देखिए नई आर्थिक, देखिए आप लोग को एग्जाम में देने वाला है, अभी VI है यही देगा आप लोग को एग्जाम में कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, किसने लागू की थी। तो नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुई थी। ये मतलब व्लादिमीर इलिच इलियानो के थे, मतलब जो प्रसिद्ध है व्लादिमीर यानोविच लेनिन के नाम से या VI लेनिन के नाम से, लेकिन कुछ नहीं देगा आप लोग को, शॉर्टकट में कहेगा लेनिन, ठीक है। तो ये कौन के थे, लेनिन के थे, मतलब आप लोग को नई आर्थिक नीति की स्थापना किए थे, ये आप लोग को लेनिन किए थे या लागू किए थे या स्थापित किए थे, ठीक ना। कब किए थे, 1921 में। इसके जस्ट 3 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए यहाँ पे देखिए, कमिंटर्न की स्थापना लेनिन ने की थी, और देखिए नई आर्थिक नीति तो पता चल गया, तो 1921 में किए थे लेनिन, लेकिन कमिंटर्न की स्थापना किसने किया था, तो लेनिन ही किए थे, ठीक ना। चलिए 1919 में मॉस्को में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना लेनिन ने किया था। मॉस्को क्या किए थे, थर्ड इंटरनेशनल की भी स्थापना किए थे। अब चलिए यही है लेनिन। ये हम भी काहे खिसिया रहे हैं जी, आपका माथा उतना घूम गया है, आप भी टीचर हम भी टीचर, खिसिया रहे हैं हम पे। महाराज सिंह कोई गलती की है आपके बारे में, कहाँ गलती एक भी बताए हैं, खिसिया रहे हैं, गलती भी किए होंगे तो माफ़ कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जी आप लोग, यहाँ पे यही है व्लादिमीर इलियानोविच लेनिन, ठीक ना। हालांकि ये फेमस हो गए क्या, व्लादिमीर इलियानोविच लेनिन के नाम से, है ना। इनको VI लेनिन कहता है, VI आप हम भी VI ये भी। खैर देखिए, अगर मेरे से गलतियां भी हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये साफ साफ कह रहे हैं त्रुटियां उसी से नहीं होंगी जो कोई काम करे ही नहीं। मतलब जो कोई काम ही नहीं करेगा तो त्रुटि कहाँ से होगा। हम काम कर रहे हैं, हमसे त्रुटि भी हो गया तो कोई बात नहीं, ये गुस्सा नहीं करेंगे। थैंक यू, आप गुस्सा नहीं किए, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे व्लादिमीर लेनिन भी है, यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग को स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है युद्ध और शांति। देखिए युद्ध और शांति, इसको इंग्लिश में अगर कहिएगा वार एंड पीस। वार माने युद्ध होता है और पीस माने शांति होता है। क्या होता है, पीस माने शांति। तो वार एंड पीस इंग्लिश में कहेंगे, नहीं तो युद्ध और शांति। पुस्तक किसने लिखी, तो यहाँ पे देखिए आप लोग थोड़ा सा फोटो यहाँ पे देख लीजिए, जो कि युद्ध क्या है, युद्ध और शांति। यहाँ पे एक तरफ से युद्ध है, एक तरफ से शांति है। यहाँ पे देख लीजिए हरियाली शांति का प्रतीक है। यहाँ पे आप लोग को ये परमाणु अटैक गिरा के देखिए जा रहा है, ये परमाणु अटैक गिरा दिया, ये विमान जा रहा है। तो यहाँ पे युद्ध की स्थिति, यहाँ जहाज वहाज पलट गया है, कुछ कुछ दिक्कत है। यहाँ पे युद्ध है, यहाँ पे शांति है। तो युद्ध और शांति ये पुस्तक द्वारा दिखाया गया, एक चित्र आप लोग को दिखाए। तो युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी, तो युद्ध और शांति पुस्तक लिखे थे टॉल्स्टॉय। कौन किसने लिखा, टॉल्स्टॉय ने लिखा थे। टॉल्स्टॉय, लियोन टॉल्स्टॉय कहता है, इनका पूरा नाम लियोन टॉल्स्टॉय होता है, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए यहाँ पे आप लोग को तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे तीसरा देखिए दिया गया है आप लोग को, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग को आंसर दिख रहा है का जी, देखिए तो समाजवादियों के बाइबिल किसे कहता है, तो समाजवादियों के जो बाइबिल है वो दास कैपिटल को कहता है। किसको कहता है, दास कैपिटल को कहता है। और दास कैपिटल किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स के है। किसकी है, कार्ल मार्क्स के है। किसकी है, कार्ल मार्क्स के है। दास कैपिटल रचना किसकी है, कार्ल मार्क्स के। ये एक पुस्तक है, क्या है, पुस्तक है। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहता है, समाजवादियों का बाइबिल कहता है आप लोग को दास कैपिटल को। तो दास कैपिटल ऑप्शन नंबर बी में, तो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दास कैपिटल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ जानकारी देख लीजिए। दास कैपिटल एक पुस्तक है, क्या है, पुस्तक है। अभी हम बताए हैं ना जी, ये पुस्तक है। इसकी रचना कार्ल मार्क्स ने किए थे, लेकिन कब किए थे, 1867 में। 1867 ईस्वी में ये किए थे कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना। ये समाजवादियों को क्या कहता है, बाइबिल कहता है, ये बात याद रखिएगा। तो आप लोग को बाबू इतना जानकारी दे चुके हैं, आगे आप लोग को काम आएगा। ये याद रखिएगा कि दास कैपिटल की जो रचना हुआ था, तो दास कैपिटल की रचना कब हुआ था, तो 1867 में हुआ था। कब हुआ था, 1867 याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए
यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि आज ये मेरा बर्थडे है, यानी 16 अक्टूबर है। आज 16 अक्टूबर का मेरा जन्मदिन होता है। आइए उसी के जन्मदिन पे बना रहे हैं, तो आप लोग को कोई भी गलती होने का चांस ही नहीं है। यहाँ पे आप लोग खुशी खुशी आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए आप लोग 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। तो कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम देखिए, जो पहला ऑप्शन है आप लोग युद्ध और शांति, बुद्ध लिखा गया गलती से, चलिए युद्ध और शांति हो गया, जो द्वारा हो गया, ठीक। अब देखिए दास कैपिटल, तो दास कैपिटल यहाँ ही देख रहे होंगे, जो यहाँ पे दास कैपिटल है, तो दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। यही है कार्ल मार्क्स, मतलब इनके बाल और दाढ़ी देख लीजिए कितना घना है। खैर इनका अपना स्टाइल है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल, तो दास कैपिटल है। ऑप्शन नंबर अगर सी देखिएगा तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। क्या है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है, दास कैपिटल भी है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होगा। बी और सी दोनों करने के लिए डी में सही कीजिए, तो डी आप लोग को आंसर सही हो जाएगा, जो कि चौथा का आंसर जो हो जाएगा आप लोग को बी और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे चौथा का जो आंसर हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर डी था। आप लोग कहिएगा सर बताइए, आप तो जान गए कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है दास कैपिटल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, लेकिन हम लोग कैसे जानेंगे? तो आप लोग के देखिए एक दिखा देते हैं, आपको ले चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे हम फोटो ऐड किए हैं। आप लोग के प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए ऐड किए हैं, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा बाद में। यहाँ पे देखिए आप लोग, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है आप लोग को 1848 में प्रकाशित हुआ था। ये कार्ल मार्क्स के द्वारा ही हुआ था। यहाँ पे देख रहे हैं मार्क्स की महान रचनाएं, सब महान महान रचना है, ये सब के बारे में आप लोग बस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यहाँ पे देख रहे होंगे, चाहे यहाँ हिंदी में भी लिखा गया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में प्रकाशित हुआ था। ये है आप लोग दास कैपिटल, दास कैपिटल इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ये होता है 1867 में। ये भी आप लोग को कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है, ये भी आप लोग को कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है, जो कि आप लोग का इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर देखने के लिए आप लोग को ऑप्शन नंबर डी सही था ना जी, यानी चौथा का आंसर आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स द्वारा जो लिखा गया है, यहाँ पे देख लीजिए, दास कैपिटल एक पुस्तक है जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने की 1867 ईस्वी में किए थे, ठीक ना। आप लोग को अभी अभी दिखा के ही आ रहे हैं। तो जो चौथा आंसर है कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो चलिए आप लोग इसके बाद हम 5वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं 5 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है आप लोग को, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? बताइए तो, एकदम गांजा पी पी के क्वेश्चन डाल दिया है। ये बताइए, देना चाहिए था इकोनॉमिक्स में, दिया है हिस्ट्री में, फिर भी खैर देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन माने CSO। कौन करता है? CSO करता है। यहाँ पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब CSO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्ट्रेटेजिकल ऑफिस, सेंट्रल स्ट्रेटेजिकल ऑफिस, ठीक ना। आगे देखिए यहाँ पे कुछ इसके बारे में जानकारी हम लिखे हैं, आप लोग के लिए बता रहे हैं। देखिए, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन मतलब सेंट्रल स्ट्रेटेजी ऑफिस, स्ट्रेटेजी या स्ट्रेटेजिकल होगा, है ना, ऑफिस। भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वयन एवं सांख्यिकीय मानकों में विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है ना। चलिए, उत्तरदायी क्या है? ये संगठन है। यहाँ पे देखिए आप लोग, इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस संगठन का जो मुख्यालय है कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था? 2 मई 1951 में हुआ था, 2 मई 1951 में। बस आप लोगों को कुछ नहीं देता है इसके बारे में जानकारी, बस यही आप लोगों को जानकारी हम तो दे ही दिए हैं डिटेल से, हम तो छोड़ते हैं नहीं, जानकारी आप लोग को संपूर्ण देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बस ये याद रखिए, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन मतलब CSO करता है, वो इसका लोगो है CSO का, ठीक ना। चलिए, आप लोग को इतना ही देता है एग्जाम में, और आगे इसके बारे में ये सब ज़्यादा नॉलेज देता नहीं है, ठीक ना। चलिए, यहाँ 5वां के आप लोग को, जो 5वां का आंसर हो गया आप लोग को CSO कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, माने केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, ऑप्शन नंबर बी हो गया, 5वां का बी हो गया। चलिए 6 नंबर देखिए आप लोग, 6 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? वाह, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये खैनी खाने वाला आदमी भी बता देगा। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ये देखिए क्या कह रहे हैं कि दुनिया भर के मजदूरों एकजुट हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी जंजीर के। यहाँ पे आप लोग को कुछ फोटो दिखाएंगे, आपको टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे कह रहा है दुनिया भर के मजदूर एकजुट हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय जंजीरों के। उनके मतलब जंजीर से बंधे हुए हैं पैर हाथ, मतलब वो गुलाम है। अब मजदूर अगर गुलाम है तो वो अपना जंजीर खो दो, क्योंकि जंजीर खोने के अलावा तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है। यही कार्ल मार्क्स कह रहे थे, समाजवादियों को ये साथ दे रहे थे, ये समाजवादी थे, ठीक ना। तो चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो गया। चलिए, यहाँ पे आप लोग को कुछ डिटेल्स है। तो कार्ल मार्क्स के जन्म में
5 मई 1818 को हुआ था। कब हुआ था? देखिए आप लोग लेनिन नहीं है जी कि 22 अप्रैल 1870 कह रहे हैं ना, लेनिन नहीं है ये कौन सा है? ये कार्ल मार्क्स है। तो 5 मई 1818 को ट्रियर नगर में, ये ट्रियर नगर है, ट्रियर नगर में हुआ था। ये देश था जर्मनी। क्या है? जर्मनी। चलिए आप लोगों को कार्ल मार्क्स के बारे में देख रहे होंगे, बाल और दाढ़ी कैसा है, देख ही रहे, एक ही में है। यहाँ से कंघी लगाओ ना, यहाँ से कंघी लगाओ, तो कंघी लगाने के बाद कहाँ से निकालो? तो यहाँ से। अब देख लीजिए बबुआ को हम कंघी से बाल झाड़ दे रहे हैं, यहाँ से कंघी लगा के यहाँ लाइए, मतलब डायरेक्ट दाढ़ी भी झाड़िए। मतलब हाँ, जैसे मान लीजिए हम अपना दाढ़ी चीरते हैं ना जी, उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से। खैर यहाँ पे औरत वाला ही कंघी रखे हैं कभी कभी इमरजेंसी के लिए। यहाँ पे हम पुरुषों वाला नहीं यूज, हम हालांकि यूज ही नहीं करते हैं, बहुत ना के बराबर करते हैं। चलिए हमारा बाल बिगड़ जाता है, गिर जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहता हमको उस सबसे टेंशन फंक्शन से, फैशन से टेंशन नहीं रहता है, फैशन कोई भी रहे। चलिए बाबू यहाँ ध्यान दीजिए, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया आप लोग को, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति आप लोग को बताए हैं कि नहीं? बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में, लेकिन नवंबर 1917 में हुआ था। ये नवंबर 1917 में हुआ था, लेकिन इसको आप लोग को 25 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए आप लोग को 25 अक्टूबर, उधर आप लोग को 7 नवंबर कहा जाता है। नवंबर में मगर 7 25 अक्टूबर, तो यहाँ जान रहे हैं क्यों कहा जाता है? तो ये जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, क्योंकि जो देखिए जूलियन कैलेंडर क्या होता है ना, तो जूलियन कैलेंडर 13 दिन पीछे है ग्रेगोरियन कैलेंडर से, जूलियन कैलेंडर पीछा है। मतलब जान रहे हैं, रूस के अंदर जो हुआ था, बोल्शेविक क्रांति रूस में हुआ था, और रूस के अंदर पहले चल रहा था जूलियन कैलेंडर, और रूस के अनुसार जब जूलियन कैलेंडर चलेगा तो वहाँ पे ये दिन था अक्टूबर। क्या था? मतलब दिन था अक्टूबर। तो अक्टूबर हुआ था, मतलब उस समय अगर लोग पूछता ना, मतलब फिलहाल में घटना हुआ है 1-2 दिन के बाद जो रूस में पूछता, तो क तारीख की घटना हुआ है? तो 25 अक्टूबर को हुआ है। ठीक है, 25 अक्टूबर के बाद 13 दिन बाद ये नवंबर में लिखा गया, क्योंकि जो अब कैलेंडर चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर 13 दिन आगे है, तो ये डेट बताया जाता है नवंबर में हुआ था, लेकिन असली में हुआ था अक्टूबर में। तो इसलिए आप लोग को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। इसको अक्टूबर क्रांति नहीं तो बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना, ये हुआ था नवंबर में हुआ था, लेकिन अक्टूबर कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे जूलियन कैलेंडर चल रहा था। ठीक, चलिए तो असली जो घटना था नवंबर में हुआ, लेकिन अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ये हुआ था आप लोग को नवंबर 1917 को हुआ था बोल्शेविक क्रांति। तो 7वां का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसमें भी देख ही रहे हैं कि लेनिन है। ठीक ना, चलिए लेनिन ही मेन थे, बोल्शेविक क्रांति की नेतृत्व कर रहे थे। आप लोग को बताए नहीं है जी। चलिए आगे देखते हैं आप लोग को, यहाँ पे कुछ जानकारी। रूस में 1917 में हुई क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, क्योंकि अब बोल्शेविक क्रांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोल्शेविक नामक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो बोल्शेविक क्रांति नामक राजनीतिक समूह था, कि कौन से समूह? तो बोल्शेविक नाम के राजनीतिक समूह था, और वो जो समूह था बहुत अच्छा काम किया था। ये देखिए, ये सब के सब बोल्शेविक के माने दल के थे, बोल्शेविक दल के थे, और ये बहुत मदद किए थे। कब कि मतलब ये अक्टूबर की क्रांति हो रहा था तब, तो इसलिए इनके नाम पे भी बोल्शेविक क्रांति नाम दे दिया गया है। चलिए आगे देखिए आप लोग, आगे यहाँ पे देख रहे होंगे 8 नंबर, 8 नंबर यहाँ देख रहे होंगे, 7 नंबर हो गया ना जी, 7 के जो आंसर हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 8 नंबर यहाँ पे देखिए, 8 नंबर यहाँ पे देखिए दिए गए हैं आप लोग को। हालांकि देखिए माउस से हम मतलब कर सकते थे, लेकिन माउस से यहाँ पे हम रोके हुए हैं। अब क्या माउस हम चला सकते हैं? वहाँ पे है तो रिमोट से करना पड़ता है, थोड़ा सा बारी बारी से करना होता है। चलिए देखिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी के शासन का पहला प्रयोग कहेगा तो रूस में हुआ था, रूस के अंदर, फिर बाद में जाकर दूसरा देश भी अपना लागू किया। तो ये प्रश्न साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, ऐसा प्रश्न कई बार दिया हुआ है। नहीं तो इसी क्वेश्चन के जस्ट मतलब क्वेश्चन का अर्थ वही है, बस इस टाइप के भी दे सकता है। विश्व में कह देगा, विश्व में साम्यवादी शासन का मतलब स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था रूस में। रूस मतलब जब मतलब रसिया, इसको पहले सोवियत संघ भी नाम था। यहाँ पे देख सकते हैं 2 चेहरा भी दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पे हंसुआ और हथौड़ी दिख रहा होगा, हंसुआ और हथौड़ी दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को? तो इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8वां का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए आप लोग ऑप्शन यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है आप लोग को? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? अच्छा बताए हैं कि नहीं जी, बहुत रट रहे थे 1867, 1867, रट रहे थे, कई बार रटे हैं। तो यहाँ पे दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1867 में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग को? सी, यानी 9वां का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को सी। हालांकि चलिए ये कार्ल मार्क्स के द्वारा ही सब पुस्तक लिखा गया है, कार्ल मार्क्स के द्वारा ही सब पुस्तक लिखा गया है, देख सकते हैं। कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिए हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो दिया गया है कार्ल मार्क्स के महान रचनाएं, तो महान जो
जो रचना है वो देखिए, यहाँ पे है 1844 में आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियां लिखे थे, है ना। ये आप लोग को कोई काम का नहीं है बिहार बोर्ड के लिए या कोई अन्य बोर्ड के लिए, मैट्रिक वालों के लिए ये नहीं है, ठीक है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी मतलब दर्शन की दरिद्रता, मतलब ये भी आप लोग को 1847 में लिखा गया है, लेकिन ये भी आप लोग को काम नहीं है। हाँ, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। 1848 में प्रकाशन हुआ था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, किसकी रचना है, तो ये है आप लोग को कार्ल मार्क्स का है। किसकी है, कार्ल मार्क्स का। तो ये आप लोग को काम आता है, ये आप लोग को एग्जाम में आने वाला है या आ सकता है, ठीक ना। चलिए 1852 में एक रचना हुआ था लुई बोनापार्ट का, लुई बोनापार्ट की 18वीं ब्रूमेर, ठीक। तो ये भी रचना है आप लोग को कार्ल मार्क्स का, लेकिन ये भी आप लोग को एग्जाम में कभी दिया है न देगा, ठीक है। मेरे द्वारा बता दिया जा रहा है, आप लोगों को कहीं पढ़ने के लिए भी नहीं देगा उतना पुस्तकों के बारे में। 2 पुस्तक पढ़ने के लिए देगा और दोनों आता है आप लोग को। तो एक है 1859 में राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना में योगदान, तो ये भी आप लोगों को कार्ल मार्क्स का है, देख रहे हैं लिखा गया है, लेकिन कभी देगा नहीं। उसके बाद देखिए आप लोग को जो हम लोग का मेन अभी पुस्तक पढ़ना है, यानी मैंने मेन जो क्वेश्चन किया है 1867 में हुआ था। कब हुआ था, 1867 में। दास कैपिटल क्या है, दास कैपिटल। दास कैपिटल जो है इसके लेखक है कार्ल मार्क्स, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा था, दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ, तो दास कैपिटल है, दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था 1867 में। खुद सामने सामने करके दिए हैं, तो आप लोग देखते ही आंसर बना लेंगे। 1867 हो जाएगा आंसर। 9वां का जो आंसर हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर सी। किसी को भी कोई दिक्कत है, दिक्कत होगा भी नहीं, अरे हम हैं तो दिक्कत होगा कभी, ये बात जान लीजिए तो नहीं होगा। बस आप लोग को समझना है। वीडियो लंबा जाएगा तो क्या हो जाएगा, लंबा जाएगा, समझ में भी तो आना चाहिए, समझ में आ ही रहा होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, दास कैपिटल की एक पुस्तक है, मतलब दास कैपिटल क्या है, एक पुस्तक है जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने किए थे। ये 1867 में किए थे। ये लाइन 3 बार पढ़ा चुके हैं आप लोग, रेड वाला लाइन। अब देखिए रेड लाइन देखने के लिए मिलता है तो उस पर ध्यान दिया कीजिए, ठीक ना। देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न कर रहा है, मार्क्स, मार्क्स मतलब कार्ल मार्क्स, ये नहीं तो मुंह में लगा लीजिएगा मार्क्स, ठीक ना। तो मार्क्स ने 1867 में किन पुस्तक की रचना जिसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहता है। अब भैया हमको दो गो संकेत, एक तो कह रहा है 1867 में कार्ल मार्क्स के द्वारा कौन हुआ था, तो अभी अभी देखिए तो कार्ल मार्क्स के द्वारा जितना रचना हुआ है सब दिखा दिए। 1867 में क्या हुआ था, 1867 में दास कैपिटल का रचना हुआ था। यहाँ से ये आंसर आप लोग को पता चल जाएगा। मतलब यहाँ पे कह रहा है आप लोग को कि 1867 में मतलब किसका रचना हुआ था, तो दास कैपिटल का हुआ था। चलिए मान लीजिए यहाँ से नहीं पता चल रहा है ना, तो यहाँ से पता चल जाएगा। कह रहा है साम्यवादियों का बाइबिल, तो समाजवादियों का बाइबिल कह रहा है। साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहता है, तो दास कैपिटल को कहता है। दुद्दू को संकेत दे रहा है आप लोग को, सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि कौन इसका आंसर सही होगा, ठीक ना। चलिए तो इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 10वां का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया, दास कैपिटल। यही है दास कैपिटल, यही है आप लोग कार्ल मार्क्स। इन्हीं के नाम मतलब बाल झाड़ रहे थे जी, या दाढ़ी उड़ी सब बना रहे थे, अभी ना आप लोग को दिखाए हैं। चलिए आगे यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे वार एंड पीस। अच्छा बताइए, वार एंड पीस हम इंग्लिश में बताए हैं ना, आप लोग को उस समय बताए थे युद्ध और शांति। क्या, युद्ध और शांति बाबू रे, युद्ध और शांति हम आप लोग को बताए थे। वार एंड पीस इंग्लिश में है, वार एंड पीस। वार माने होता है युद्ध और शांति, एंड माने और पीस माने शांति, तो युद्ध और शांति। यहाँ पे देख सकते हैं युद्ध और शांति है। ये लियो टॉल्स्टॉय है, क्या है, लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा गया है। हालांकि यहाँ पे देखिए लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। मतलब वार एंड पीस जो रचना है ये भी एक पुस्तक है। ये आप लोग को लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा गया है। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी मतलब कवर अलग अलग है लेकिन पुस्तक एक ही है, ठीक ना। तो लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा गया वार एंड पीस। हालांकि इसको हिंदी में कहा जाएगा युद्ध और शांति। तो युद्ध और शांति कहे तो भी या वार एंड पीस कहे तो भी, लेकिन बिहार बोर्ड में अगर एग्जाम देंगे तो ज़्यादातर वार एंड पीस इंग्लिश में बतिया लिख देता है। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो ये टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय कहिएगा, क्या, लियो टॉल्स्टॉय। यानी इसका भी आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए यहाँ पे आप लोग बात करते हैं 12 नंबर। 12 नंबर जो प्रश्न है आप लोग को, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे लिखा गया है जी साम्यवादी घोषणा पत्र। साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक हैं वो कौन है, तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक हैं ये हैं आप लोगों को कार्ल मार्क्स है। क्या है आप लोग को, कार्ल मार्क्स है। क्या है, कार्ल मार्क्स, ठीक ना। चलिए तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक है कार्ल मार्क्स, इसलिए इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 12 का आप लोग को डी हो गया। 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है ब्रेस्ट लिटोवस्क ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देश के बीच में हुई थी। बाबू देखिए ध्यान दीजिए, ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी किन देशों के बीच में हुई थी। थोड़ा सा रेड
जो जानकारी है उसको देख लेते हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ पे देख रहे हैं ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और केंद्रीय शक्तियों के बीच हस्ताक्षरित एक शांति संधि थी। शांति मतलब शांति के उद्देश्य के लिए ये संधि किया गया था। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कहलाती है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ये किनके बीच? तो एक रूस और रूस के साथ साथ में केंद्रीय शक्ति। केंद्रीय शक्ति में कौन कौन आते हैं? तो केंद्रीय शक्ति में जर्मनी, क्या जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, यहाँ पे बुल्गारिया बुल्गा लिख दिया है ना, बुल्गारिया, और तुर्क साम्राज्य, मतलब यह तुर्क साम्राज्य होगा, तुर्क साम्राज्य मतलब तुर्की है ना, शामिल थे। अब ये केंद्रीय शक्ति में शामिल थे। बात ध्यान दीजिए, एक तरफ रूस था, एक तरफ केंद्रीय शक्ति था। केंद्रीय शक्ति में देख लीजिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, और यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे बुल्गारिया, तुर्की, ये सब शामिल था। 3 मार्च 1918 को इस पर हस्ताक्षर किए गए। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि ने प्रथम विश्व युद्ध 1914 में चालू हुआ था, 1918 में खत्म हुआ था। तो वो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी को समाप्त कर दिया गया। रूस की जहां भागीदारी थी प्रथम विश्व युद्ध में, समाप्त कर दिया गया। ये 3 मार्च 1918 को हुआ था। केंद्रीय शक्ति की तरफ कौन कौन था? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं, तो एक तरफ तो रूस है, एक तरफ केंद्रीय शक्ति है। तो आप लोगों किसके बीच हुआ था? तो रूस के से हुआ था। और केंद्रीय शक्ति में आप लोग देख रहे हैं जर्मनी है कि नहीं, तो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। किसके बीच? रूस और जर्मनी। ये देखिए, जैसे मान लीजिए एक तरफ तो रूस था, तो रूस तो सब ऑप्शन में है, सब ऑप्शन में है ना जी। इधर केंद्रीय शक्ति वाला में इटली था ही नहीं, तो ये नहीं ना होगा ऑप्शन। अच्छा, इधर रूस है और केंद्रीय शक्ति में फ्रांस नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, केंद्रीय शक्ति में कहाँ फ्रांस है? केंद्रीय शक्ति में फ्रांस है नहीं, नहीं ना, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, बुल्गारिया है, तुर्की है। तो आप लोग को फ्रांस नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी दूसरा नहीं होगा। तीसरा देखिए, एक तरफ रूस है तो ठीक है, और दूसरी तरफ इंग्लैंड, तो इंग्लैंड है ये नहीं है। केंद्रीय शक्ति में इंग्लैंड है जी नहीं ना, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और बुल्गारिया और तुर्की है ना। यहाँ पे जो 3 नंबर है रूस और जर्मनी। यहाँ पे देख लीजिए, केंद्रीय शक्ति की तरफ रूस, केंद्रीय शक्ति की तरफ रूस है ना, नहीं सॉरी, मतलब एक तरफ रूस है और केंद्रीय शक्ति की तरफ क्या है? जर्मनी। तो रूस और जर्मनी क्या है? रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। तो आप लोग चित्र को थोड़ा ध्यान में देते रहिएगा। द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क, ठीक ना, ये ब्रेस्ट लिटोवस्क है। आप लोग को देखिए, इसी के संधि किया गया था। ये यूरोप में है। चलिए आगे देखते हैं, जो भी रेड में लिखे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग के नॉलेज के लिए ही लिखे हैं। चलिए 14 नंबर कह रहा है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? आहा, ये देख रहे हैं वेशभूषा, सजावटी वस्त्र देख लीजिए। जो ये रूस की क्या है? रूस के सम्राट हैं। क्या है? रूस के सम्राट है। और रूस के सम्राट को क्या कहता है? जार। क्या कहता है? जार। तो ये जार है, जार निकोलस द्वितीय है। क्या है? जार है। स्मार्टनेस में तो बाप रे बाप, क्या हम बात किए उस समय के, जब स्टाइलिश इतना होगा जो कि आज के ज़माने का नहीं है। मतलब कहने का मतलब एकदम स्टाइलिश में नंबर 1। खैर बाबू, ये सम्राट थे और रूस के जार थे। क्या थे? रूस के जार। लेकिन आप लोग ये याद रखिएगा, एक जार मैंने होता है हम लोग की तरफ बुआम होता है, जिसे अचार वचार रखते हैं ना, कांच का होता है, तो वो कांच का होता है, तो बुआम भी हम लोग कहते हैं, उसको जार भी कहा जाता है। लेकिन रूस में, मतलब रूस देश है और उस देश के अंदर जार का अर्थ क्या होता है? तो हमने के अगर देश में पूछेगा तो हम लोग कह देंगे जार का मतलब होता है बुआम, जिसमें अचार रखा जाता है। लेकिन रूस में जार का मतलब क्या होता है? तो रूस में जार का मतलब होता है रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। ये मत कह दिएगा कि पीने का बर्तन को भी जार लोग बोलता है ना, पानी रखने के मिट्टी का पात्र, तो इसको जार नहीं कहते हैं। रूस का सामंत को भी जार नहीं कहा जाता है, लेकिन पीने का पानी जो बर्तन होता है वो उसको जार कह सकते हैं, जार में रखा गया है। यहाँ पे आप लोग को रूस के सम्राट होगा। क्या होगा? आप लोग को रूस का सम्राट। तो आप लोग को रूस के अंदर जानना है, और रूस के मतलब जार, और जार मन होता है रूस का सम्राट। केवल जार का मतलब होता है रूस के सम्राट। रूसे में चलता है सम्राटगिरी तो इधर तो चलेगा नहीं। तो रूस में सम्राट यही है, जार निकोलस द्वितीय। आप लोग जरशाही कहा जाता है, वहाँ पे जरशाही चलता था, राजशाही व्यवस्था नहीं, जरशाही व्यवस्था कहा जाता है। देख लीजिए, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? आप लोग को ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। 14 का आप लोग को डी हो गया। 15 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिए गए आप लोग को। 15 नंबर देखिए, कह रहा है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत। देखिए, यही आप लोग को चित्र बताए थे। ये आप लोग को बोले थे दास कैपिटल कि विश्व के मजदूरों एक हो
तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है अपने मतलब जंजीरों के अलावा, अपने जंजीरों के अलावा, ठीक ना। ये गुलाम थे, इनके में सीकड़ लपटा गया है, सीकड़ से बांधा गया है इनको, ये गुलाम है, इनको गुलाम बनाया गया है, बंदी बनाया गया है, इनको ये खोलना है ना जी, मतलब हटाना है ना। तो ये क्या किए, रूस के दास प्रथा का अंत हुआ। तो दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो दास प्रथा जो था मतलब सोचिए, मनुष्य ही मनुष्य का शोषण कर रहा था और मनुष्य ही मनुष्य को यहाँ पे एक सजा के रूप में गुलाम बना के रखा था, मनुष्य ही मनुष्य को दर्द दुख दे रहा था। वही था दास प्रथा। दास प्रथा क्या था, मनुष्य को मनुष्य के द्वारा शोषण करना और अत्याचार करना, वही दास प्रथा था। अब दास प्रथा का अंत हो गया, के करवाया, तो ये आप लोगों को कार्ल मार्क्स करवाए। मैंने मजदूर के बहुते साथ दिए थे कार्ल मार्क्स, मैंने साम्यवादी थे ना, मजदूर के साथ दिए थे। ये कब हुआ था, मतलब दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत हुआ था 1871 में। ये बात आप लोग को याद रखनी चाहिए, ठीक ना। चलिए यहाँ पे चलिए देखते हैं आप लोग को, यहाँ पे देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है आप लोग को, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो वैज्ञानिक समाज का प्रतिपादन है, यहाँ पे ये चित्र से दिख रहा होगा, साम्यवादियों का ये संकेत है। यहाँ पे साम्यवादियों के चलते क्या हो जाएगा आप लोग को, तो ये हो जाएगा आप लोग को यहाँ पे कार्ल मार्क्स, क्या हो जाएगा आप लोग को, कार्ल मार्क्स हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देख लीजिए, कार्ल मार्क्स के साथ साथ में फ्रेडरिक एंगेल्स भी थे, कार्ल मार्क्स के साथ साथ फ्रेडरिक एंगेल्स भी थे, लेकिन फ्रेडरिक एंगेल्स ये नहीं है ऑप्शन में, तो कहाँ से मारेंगे। तो यहाँ पे देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद की जन्मदाता कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगेल्स थे। तो कार्ल मार्क्स ऑप्शन में है बाबू, तो कार्ल मार्क्स सही कर देंगे, लेकिन फ्रेडरिक एंगेल्स नहीं करेंगे, फ्रेडरिक एंगेल्स नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। ये वैज्ञानिक समाजवाद पे पुस्तक लिखा गया है, विप्लव लिखा है, ये लेखक है, ठीक ना। यहाँ पे कोई लेखक है मैंने वज्र कुमार पांडे, शायद कोई प्रकाशन के होगा। चलिए यहाँ पे आप लोगों को वैज्ञानिक समझवाद है, यहाँ पे वैज्ञानिक समझवाद है। अब वैज्ञानिक समझवाद की जो प्रतिपादन किए थे मतलब कार्ल मार्क्स किए थे, है ना। अब वैज्ञानिक समझवाद की जो मतलब ये कहिए कि जन्मदाता या जन्म या पिता, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स भी थे। तो कार्ल मार्क्स ऑप्शन में है ना जी, देखिए सी में एंगेल्स है, तो ये आप लोग एंगेल्स नहीं है, फ्रेडरिक एंगेल्स नहीं, तो फ्रेडरिक एंगेल्स नहीं होगा आंसर, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। 16 का आप लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इतिहास पढ़ने का मतलब होता है बाबू इतिहास, ये नहीं होता है कि हम लोग आंसर जान गए हो गया। आंसर के साथ साथ में कारण बताते जा रहे हैं, आप लोग को लग रहा है कि सर पाठ पढ़ा रहे हैं, यही लगता है। खैर आप लोग मेरे से क्लास अगर किए होते ना, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता। अभी भी आप लोगों को मौका है, चांस है, आप लोगों के पास पूरा सुनहरा ऑफर है। देखिए आप लोगों को एक बात बता देना चाहते हैं, एक सूचना के तौर पे हमारे द्वारा चलाया जाता है लाइव क्लास, मतलब स्पेशल टारगेट बैच। 80% रिजल्ट की गारंटी लेते हैं, 80% रिजल्ट की हम गारंटी लेते हैं। आप लोग को, आप लोग के लिए 4 घंटा का लाइव क्लास देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ यूट्यूब पे हमारा आधा घंटे का वीडियो देखते हैं, वहाँ 4 घंटा का डेली लाइव क्लास, 1 घंटा डेली आप लोग को टेस्ट लिया जाता है। उसके साथ साथ में जो मतलब क्लास करने का माध्यम है बहुत ही बेस्ट है। आप लोग को उस क्लास में आप लोग को रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा, एनिमेशन वीडियो मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए लड़ाई हो रहा है, कार्टून द्वारा दिखाया जाता है, हर चीज़ से देखे होंगे एनिमेशन वीडियो, आप लोग कोई भी चीज़ के समझा जाता है। शरीर के बारे में बायोलॉजी पढ़ना है आप लोग को, शरीर के बारे में दिखाया जाता है बायोलॉजिकल चीज़, वहाँ पे एनिमेशन वीडियो है हर चीज़ का। तो पाठ मैंने चैप्टर वाइज एनिमेशन वीडियो आप लोग को मिलेगा, रिकॉर्डिंग वीडियो मिल रहा है, लाइव क्लास मिल रहा है, टेस्ट मिल रहा है आप लोग को, चैप्टर वाइज नोट्स, असाइनमेंट पेपर, और आप लोग को पीडीएफ मिल ही रहा है। तो आप लोग क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, इसके लिए आप लोग को 300 रुपया प्रति मंथ फी देना होगा। बस वहाँ पे एक बात की दिक्कत है, उर्दू हम नहीं पढ़ाते हैं। उर्दू छोड़ के अन्य सब्जेक्ट सभी पढ़ाते हैं आप लोग को, सभी चैप्टर मतलब सोशल साइंस के 5 गो 6 गो सब्जेक्ट है, सब पढ़ाते हैं। हिंदी का भी 2-3 गो है, सब पढ़ाते हैं। संस्कृत का भी 2 गो है, वो दोनों पढ़ाते हैं। इंग्लिश या मैथ या जो भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आप लोगों को कहीं से भी कोई दिक्कत या कमी नहीं दिखेगा मेरी तरफ से। इसलिए आप लोग जितना जल्द हो सके अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए। समय कम है, मेरा नंबर है, इस पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर लीजिएगा। आज जितना जल्द होगा उतना जल्द आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि टाइम बीतेगा तो आप लोग के लिए थोड़ा दिक्कत होगी। तो इसलिए आप लोग को 300 रुपये मात्र फी लेते हैं। हम वहाँ पे पढ़ने का माध्यम क्या है, जैसे मान लीजिए आप लोग यूट्यूब क्लास कर रहे हैं, हम कितना भी अच्छा पढ़ा दे, कुछ भी पढ़ा दे, आप लोग मेरे से डायरेक्ट बोल सकते हैं, नहीं ना बोल सकते हैं इस क्लास में, लेकिन वहाँ पे आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं। मतलब अपना कैमरा ऑन करके डायरेक्ट बोल सकते हैं, माइक ऑन करके डायरेक्ट बोल सकते हैं। कैमरा आप लोग ऑन किए रहिएगा तो हम आपको देख देख के पढ़ाएंगे, मज़ा आएगा एकदम उस तरह से क्लास करने में। अब बहुत सारा लड़का ज्वाइन करके पढ़ रहा है, ये नहीं कि आप पहला बार आ रहे हैं या हम पहला बार प्रचार कर रहे हैं। बहुत बार बोल चुके हैं, बहुत बार लड़का आके एकदम धन्य हो गया है, खुश हुआ है। बात वहाँ पे करा देंगे आप लोग को, अगर चाहिएगा उस लड़का से बात करना तो, क्योंकि क्लास करके उन लोग को बेनिफिट हो रहा है ना मेरे से। 4 घंटा मेरा वीडियो देखने या क्लास करने का मौका डेली। अब पहले का जितना वीडियो है ना, पहले का सभी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। हम देखिए मैथ 3 बार पढ़ाते हैं, बाकी सब्जेक्ट 2-2 बार पढ़ाते हैं आप लोग को साल में, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए
तो इतना चीज़ मिल रहा है, आप लोगों को करना चाहिए। ठीक, चलिए, वैज्ञानिक समाजवाद की जन्मदाता है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। चलिए, इसके आगे जो आप लोग को है दिया गया है आप लोग को सीधा सीधा 17 नंबर, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना मतलब रेड आर्मी, क्या? रेड आर्मी। तो रेड आर्मी जो है लाल सेना, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ये आप लोग किए गए थे, लाल सेना मतलब ट्रॉट्स्की, क्या? ट्रॉट्स्की किए थे। किसने किए थे? ट्रॉट्स्की। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की किए थे। यानी इसका आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप लोग को सी, लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रॉट्स्की किए थे। ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो गया। चलिए, 17 का सी हो गया। 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर जो यहाँ पे दिया गया है आप लोग को, कह रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? अच्छा, बताए थे 1921 में नई आर्थिक नीति। देखिए, थोड़ा सा फिर से बताते हैं। देखिए, लेनिन का जो जन्म हुआ था आप लोग को वोल्गा नदी के किनारे लिटोब्रस्क गांव में हुआ था। लिटोब्रस्क नामक गांव में हुआ था, वोल्गा नदी के किनारे हुआ था। ठीक, अब देखिए, ये आप लोगों को इनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1870 में हुआ था। ठीक है, 1921 में ये नई आर्थिक नीति लागू किए थे, जो कि बहुत ही महान ये नीति है। ठीक ना। अच्छा, 1867 में ये दास कैपिटल रचना किए थे, जो कि साम्यवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। ठीक ना। अच्छा, उसके बाद 1921 में नई आर्थिक नीति लाए थे। क्या लाए थे? नई आर्थिक नीति, मतलब न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, मतलब नेप लाए थे। नई आर्थिक नीति 1921 में। 1921 के 3 साल बाद, मतलब नई आर्थिक नीति से ही ये ज़्यादा फेमस है। मैंने जो लेनिन है, नई आर्थिक नीति से ही फेमस है। नाम तो इनका बताए ही हैं, आप लोग को समझाए ही हैं। तो ये नई आर्थिक नीति मैंने 1921 के 3 वर्ष बाद 1924 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बताइए, अभी आंसर पे हम बात की, ऑप्शनों सब दिखवाए हैं जी, नहीं ना? अभी ने बता दिए। तो 1924 फटाक दिया, आप लोग का ध्यान जाएगा 1924 पे। 1924 सही कर लीजिएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो 18 का आंसर आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए, यहाँ पे 19 नंबर देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लेनिन की मृत्यु हुआ था, तो ये भीड़ इकट्ठा हुई है लेनिन की मृत्यु पे। चलिए, यहाँ पे देखिए आप लोग को 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर जो प्रश्न है आप लोग को आ रहा है, यूटोपियन समाजवादी। रुकिए, तो यूटोपियन क्या होता है? जैसे मान लीजिए समझवादी साम्यवादी जान गए, यूटोपियन समाजवादी। तो देखिए, एक तो कार्ल मार्क्स समझवादी थे। क्या थे? समझवादी थे। यूटोपियन मतलब उसके उल्टा, जैसे मतलब इनके विपरीत करने वाला। ये मजदूर को मदद करते थे, तो कुछ लोग ऐसा भी थे तो मजदूर को मदद नहीं करते थे। यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, ये अपना चिड़िया समझ रहा है, सब आदमी यहाँ सोया है, गिरा है, थका है, दौड़ रहा है, भाग रहा है। ये एक खड़ा हुआ व्यक्ति बड़ा सा विशालकाय दिखाया गया है। तो ये सब यूटोपियन लोगों का काम था। ये लोग दूसरे लोगों को गुलाम बना के रखते थे, डरवा के रखते थे, मतलब उनको लड़ने नहीं देते थे, उनको आज़ाद नहीं छोड़ रहे थे। यही कार्ल मार्क्स तो किए थे। ये क्या बोले थे? दुनिया भर के मजदूरों एकजुट हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी जंजीरों के। आप लोगों को एक फोटो दिखाए हैं जंजीर वाला, जो व्यक्ति जो कड़ल था जंजीर में, सीकड़ में, तो वो जंजीर में है। तो यही गुलाम बना के लगा रखा था यूटोपियन लोग। इसमें कौन लड़ रहे थे? तो इसमें आप लोग को लड़ रहे थे कार्ल मार्क्स। मतलब आप लोगों को कार्ल मार्क्स लड़ रहे थे यूटोपियन लोगों से। तो कौन यूटोपियन समझवादी नहीं था? तो यूटोपियन कौन नहीं है? अरे कार्ल मार्क्स नहीं है। कार्ल मार्क्स तो समझवादी है, यूटोपियन थोड़े है। कार्ल मार्क्स तो लड़ रहे थे मजदूर के लिए, मदद कर रहे थे, मार्क्सवादी दर्शन दिए थे कार्ल मार्क्स। मतलब कार्ल मार्क्स ये मजदूर के लिए लड़ रहे थे। तो ये देखिए, यूटोपियन था लुई बला, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन। यहाँ पे जो है मैंने इंग्लैंड के हैं रॉबर्ट ओवेन, ठीक ना, आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यूटोपियन समझवादी ये कार्ल मार्क्स नहीं थे। कार्ल मार्क्स तो समझवादी थे, ये सब यूटोपियन समझवादी था, जो कि इसका नहीं था, मतलब क्वेश्चन पे था तो नहीं थे। कौन? कार्ल मार्क्स नहीं थे। इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 19 के जो आंसर हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चलिए, यहाँ पे देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, यानी 20 नंबर। इस वीडियो के बाद आप लोग को जो अगला वीडियो आएगा, आप लोग को उसमें से 21 नंबर क्वेश्चन को जानने के लिए मिलेगा। आप लोग चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसके पिछले वाले वीडियो में भी चार्टिस्ट आंदोलन बताए थे। ये हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। तो वहाँ पे ऑप्शन था इंग्लैंड, तो इंग्लैंड मार दिए थे। यहाँ पे ऑप्शन है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन मार देंगे। कहीं पे अगर आप लोग को यूनाइटेड किंगडम भी तो आ सकता है, ये भी आप लोग को आ सकता है, ये बात याद रखिएगा। तो एक ही देश है, यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है, तो ये पूरा क्षेत्र को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। मतलब ये भी शामिल रहेगा, ये भी रहेगा यहाँ तक के यूनाइटेड किंगडम। ठीक। अच्छा, लेकिन यहाँ से यहाँ जब लीजिएगा, मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, मतलब देखिए, मान लीजिए यहाँ वाला और यहाँ वाला भाग छोड़ दीजिए, इंग्लैंड कहता है, केवल इतना में इंग्लैंड कहता है। ठीक। अच्छा, ये वाला भाग, मतलब ये वाला छोड़ के, ये वाला छोड़ दीजिए, ये पूरा भाग इधर वाला, तो पूरा भाग ले लिए, तो ये ग्रेट ब्रिटेन कहता है, मतलब ब्रिटेन कहता है। ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड भी था। ठीक ना। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि
चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये ब्रिटेन कहिए या इंग्लैंड कहिए या आप लोग यूनाइटेड किंगडम कहिए, मतलब यूके भी कहा जाता है शॉर्टकट में, यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन। ठीक, तो आप लोग को चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, वहीं हुआ था। यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 के जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल VSK विद्यासागर सिंह। ठीक, आइए VSK विद्यासागर सिंह, आप लोग चैनल जो है यूट्यूब चैनल, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तभी, ज़बरदस्ती तो है नहीं, लेकिन हाँ आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि मेरा हर जो भी वीडियो आए आप लोग तक पहुंच जाए। आप लोग वीडियो को देख लीजिए, आप लोग उससे फ़ायदा उठा लीजिए। ठीक, आप लोग लाइव क्लास के बारे में भी सबको जानकारी दे दीजिएगा कि सर द्वारा लाइव क्लास चलाया जाता है जिसमें 80% रिजल्ट की गारंटी लेते हैं हम आप लोगों को। वहाँ पे 4 घंटा का लाइव क्लास और 1 घंटा आप लोगों को टेस्ट होता है। 5 घंटा मेरी तरफ से 7 घंटा का रूटीन देंगे, हो गया 12 घंटा। 12 घंटा पढ़िएगा तो 80% रिजल्ट, सोच रहे हैं ना, कुछ नहीं है। तो कम समय में बेस्ट तैयारी मिल रहा है आप लोग को, तो ऐसा माध्यम कहीं नहीं मिलेगा आप लोग को। तो कम समय में बेस्ट तैयारी करना है तो आप लोग जुड़िएगा, कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा नंबर है आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा। चलिए मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। तो चलिए आप लोग को मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।